नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस में हूं आपके साथ पंकज। आपका शहर आपकी खबर में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट में आज बड़ा फैसला आया। विशेषकर एनआईए कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने न केवल आरोपियों को बरी किया बल्कि एनआईए के सारे सबूतों को खारिज कर दिया, यानी एनआईए अदालत में बुरी तरह फेल हो गई। हालांकि पीड़ितों ने ऊपरी अदालत में अपील को कहा है। महाराष्ट्र के मालेगांव में मस्जिद के सामने 29 सितंबर 2008 को आरडीएक्स का ब्लास्ट कराया गया था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे। 100 से अधिक लोग घायल भी हुए थे। कांग्रेस के शासनकाल में इस धमाके को भगवा आतंकवाद का नाम दिया गया। पहले एटीएस और फिर एनआईए ने 17 साल की लंबी तफ्तीश की, लेकिन सारी मेहनत और सारे दावे बेबुनियाद साबित हुए। अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए कहा, धमाके की साजिश के लिए बैठकों का कोई सबूत नहीं है। प्रज्ञा ठाकुर पर यह आरोप एनआईए ने लगाया था, जिस पर अदालत ने कहा कि ब्लास्ट के पहले मीटिंग की बात साबित नहीं हो पाई है। जिस बाइक में बम रखकर ब्लास्ट कराया गया था वो साध्वी प्रज्ञा की थी, ये भी साबित नहीं हुआ। बाइक किसने वहां पार्क की थी ये भी एनआईए साबित नहीं कर पाई। बम और आरडीएक्स के सबूत एनआईए नहीं दे पाई। बड़ी चूक ये भी हुई कि ब्लास्ट के बाद फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए गए थे। इस फैसले के बाद भाजपा और हिंदूवादी संगठनों ने कांग्रेस पर सीधा प्रहार किया। ब्लास्ट के बाद दिग्विजय सिंह समेत जिन नेताओं ने इसे भगवा आतंकवाद का नाम दिया था, उनको आड़े हाथ से लेते हुए हिंदू संगठनों और भाजपा ने कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक पूरे दिन मामला गर्म रहा। ब्लास्ट से लेकर अब तक घटनाक्रम पर हमारे मुंबई ब्यूरो चीफ गणेश विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, आप सुन पा रहे हैं हमें? गणेश जी गणेश जी, 17 साल बाद ये मालेगांव ब्लास्ट के ऊपर ये डिसीजन आया अदालत का। 17 साल पहले इस घटना को भगवा आतंकवाद का नाम दिया गया था। तब नेताओं ने क्या कहा था और आज जब ये फैसला आया है तो क्या प्रतिक्रिया मिली आपको? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ सितंबर 2008 रात 9:30 बजे महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान के पवित्र महीने में और नवरात्रि के ठीक पहले एक मोटरसाइकिल में विस्फोट हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। केंद्र और राज्य सरकार में कांग्रेस की सरकार थी। तत्कालीन सरकार ने इसे भगवा आतंकवाद का नाम दिया था। एक दशक बीत जाने के बाद मुकदमे चलते रहे। इस दौरान अभियोजक पक्ष ने 323 गवाहों से पूछताछ की, जिसमें 34 अपने बयान से मुकर गए। कोर्ट ने कहा कि एनआईए ने साक्ष्य जुटाने और आरोप साबित करने में नाकाम रही। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल श्रीकांत पुरोहित, सभी 7 आरोपियों को कोर्ट ने आज बरी कर दिया है। गणेश, उस समय दिग्विजय सिंह ने, कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने इसको भगवा आतंकवाद का नाम दिया था। आज जब ये फैसला आया है तो हिंदूवादी संगठनों और भाजपा ने खासकर कांग्रेस के नेताओं पर प्रहार किया है कि उन्होंने कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता। किसी नेता की कोई प्रतिक्रिया आई क्या पूरे घटनाक्रम पर? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही ये प्रक्रिया, जैसे लोगों ने आज एक यहाँ पर जो है कि लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि हिंदू कभी आतंकवाद नहीं हो सकता, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। लेकिन लोगों ने यह कह रहे हैं कि यहाँ की पब्लिक ये कह रही है, लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, आतंकवाद कोई मजहबी नहीं होता, आतंकवादी होता है, वो कभी कोई मजहब नहीं देखता है। गणेश, इस घटना में जो लोग मारे गए थे उनके परिवारजनों का कोई प्रतिक्रिया आई, उनसे कोई बात हुई क्या? उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि अभी ये हाईकोर्ट में अपील के लिए जाएंगे। पीड़ित पक्ष के लोग और मुस्लिम संगठन के लोग अभी जो है हाईकोर्ट की रुख कर चुके हैं और तैयारी कर लिए हैं और तैयारी करके हाईकोर्ट में अपील में जाएंगे। एनआईए और एटीएस ने जो जांच करी उसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि अगर ये लोग निर्दोष थे तो फिर जिम्मेदार कौन? इसके बारे में कहीं कोई सुगबुगाहट या कुछ है आपके पास इनपुट? नहीं, इसके बारे में लोगों का कहना यह है कि अगर एनआईए जांच कहीं ना कहीं जो है, अगर इस तरीके जो है कि अगर जांच एनआईए करती, जांच एजेंसियां अगर इस तरीके करती हैं तो लोगों को न्याय कहां से मिलेगा और न्याय कैसे? कोर्ट अगर जांच एजेंसियों के ऊपर यदि सवाल उठा रही है तो क्या कर सकते हैं?
आप पूरी घटना पे नजर बनाए रखिए गणेश, जरूरत पड़ेगी तो आपसे फिर संपर्क स्थापित करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। एक बड़ा प्रश्न है कि अगर एनआईए और एटीएस ने जांच करी और ये लोग निर्दोष साबित हुए तो दोनों ही पक्ष पे बात करना चाहूँगा कि अगर ये निर्दोष थे तो इतने दिनों तक इनको अदालत की हुई कार्रवाई और जांच का एक भाग बनना पड़ा, उसकी कष्ट झेलने पड़े, और कहीं ना कहीं अगर दोषी कोई और है तो वो अभी तक कानून से दूर बैठे हुए हैं और पूरे घटनाक्रम पे मज़ा ले रहे हैं। तो आवश्यक ये है कि इस पे जल्दी से कोई निर्णय होना चाहिए। जांच एजेंसियों को कोशिश करनी चाहिए कि या तो अपनी बात को साबित करें या फिर जो एक्चुअल दोषी हों उनको गिरफ्तार कर उनके ऊपर कार्रवाई करना शुरू करें। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां पर ट्रंप के टैरिफ पर एक टकराव चल रहा है। हाँ जी, ट्रंप के टैरिफ टकराव पर ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ थोपा तो भारत में जैसे तूफान आ गया। सेंसेक्स और निफ्टी धड़ाम हो गए तो रुपया भी डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। उद्योग व्यापार सहमा तो सत्ता और विपक्ष के टकराव ने संसद से लेकर सड़क तक माहौल गर्म कर दिया। विपक्ष ने सीधा आरोप लगाया कि पीएम मोदी ट्रंप को अपना दोस्त कहते नहीं थकते और ट्रंप न केवल लगातार धोखा दे रहे हैं बल्कि भारत पर सीधा प्रहार भी कर रहे हैं। विपक्ष ने कहा कि 25% टैरिफ से भारत के निर्यात पर सीधी चोट पहुंचेगी। दोनों सदनों में टैरिफ को लेकर हो हल्ला हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मृत अर्थव्यवस्था वाले बयान पर लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मुख्य सवाल ये है कि ट्रंप ने 30 से 32 बार यह दावा किया कि हम रूस से व्यापारिक संबंध रखने वाले देशों पर टैरिफ लगाएंगे। भारत के लिए भी ट्रंप ने कहा था कि मोदी दोस्त है पर टैरिफ में रियायत नहीं होगी। राहुल गांधी ने कहा कि इस पर तो प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप से बात करनी चाहिए। राहुल ने पूछा, पीएम मोदी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? असली वजह क्या है? उनका नियंत्रण क्या किसके पास है? लोकसभा में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने टैरिफ पर सरकार की तरफ से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात पर सरकार की पूरी नज़र है और देश हित में वो हर कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्र हित के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि आयात पर 10 से 15% टैरिफ की बात हुई थी। उन्होंने बताया कि अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर कई वर्चुअल बैठक भी हुई। इसके अलावा 4 दौर आमने सामने बैठक हुई। द्विपक्षीय व्यापार पर अभी भी अमेरिका के साथ वार्ता चल रही है। उन्होंने सफाई दी कि हम अपने घरेलू उद्योगों की हर हाल में सुरक्षा करेंगे। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार के 11 सालों में निर्यात तेजी से बढ़ा है। आज भारत टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उनके जवाब के दौरान विपक्ष के हंगामे पर लोकसभा अध्यक्ष ने शुक्रवार तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी थी। आज एसआईआर को लेकर भी राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ, जिसकी कार्रवाई स्थगित कर दी गई। दूसरी तरफ थरूर ने एक बार फिर कांग्रेस को चुभने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि भारत के पास एक मजबूत घरेलू बाजार है। आइए सुनते हैं कि टैरिफ को लेकर लोकसभा में वाणिज्य मंत्री ने लोकसभा में क्या कहा। विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया के अंतर्गत परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं। भारत की युवा कुशल एवं प्रतिभाशाली वर्कफोर्स भारतीय उद्योग की इनोवेशन और प्रतिस्पर्धा की क्षमता को निरंतर मजबूत कर रही है। पिछले 11 वर्षों के दौरान हमारे निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है। तेजी से संरक्षणवादी होती दुनिया में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया और एफ्टा देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते किए हैं। हम अन्य देशों के साथ भी इसी तरह के व्यापार समझौते करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसानों और भारतीय कृषि के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। सरकार को विश्वास है कि हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर समावेशी और सतत विकास की अपनी तेज गति वाली यात्रा जारी रखेंगे। आत्मनिर्भरता की ओर भारत आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है। धन्यवाद।
सर आपकी अनुमति हो। शून्यकाल। सर मैं अंग्रेजी में भी पढ़ना चाहता हूँ। ना एक नहीं हो जाता। शून्यकाल बैठना चाहते हो, शून्यकाल करना चाहते हो, बैठिए। चला शून्यकाल। श्री वीके श्रीकंदन, चंद्र प्रकाश चौधरी। आपने देखा कि पीयूष गोयल जी ट्रंप के टैरिफ वार पर अपना स्पष्टीकरण दे रहे थे। हालांकि विपक्ष ने बहुत हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को रोकना पड़ा। इस समय विपक्ष बहुत हमलावर है ट्रंप के टैरिफ को लेकर। कल तक हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में हंगामा चल रहा था। आज का विषय था ट्रंप का टैरिफ वार। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं प्रवेश, ब्यूरो चीफ दिल्ली के। प्रवेश, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी। हेलो प्रवेश। हाँ जी। प्रवेश जी, कल तक ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में जो है वो हंगामा हो रहा था, विपक्ष हमलावर था। आज ट्रंप ने जो 25% टैरिफ लगा दिया इंडिया के ऊपर, उसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। विपक्ष काफी हमलावर भी रहा। क्या संसद का क्या माहौल रहा आज पूरे दिन? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब विपक्ष को एक नया मुद्दा मिला है, और वो है अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा 25% का जो टैरिफ प्लान अतिरिक्त जो भारत पर घेरा है, उसको लेकर। मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि इतना भरपूर हंगामा सिर्फ टैरिफ को लेकर देखने को मिला कि कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के सांसद है मणिकम टैगोर, जिन्होंने साफ तौर पर ये मांग की है कि टैरिफ को लेकर सदन में चर्चा की जानी चाहिए, मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ तो अमेरिका के राष्ट्रपति भारत को दोस्त बता रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो उन पर अतिरिक्त भार के साथ साथ पेनल्टी भी लगा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जब विपक्ष ने सीधे तौर पर सवालों में घेरा तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसका जवाब देते हुए साफ तौर पर कहा कि भारत अपने आप में इतना सक्षम है और अभी इनकी तुलनात्मक की जा रही है, और अभी हो सकता है कि दोबारा से द्विपक्षीय बातें दोनों देशों में हो और इसको लेकर चर्चा हो। और फिलहाल भारत एक आकलन कर रहा है, भारत एक आकलन करते हुए इस बात का निर्णय भी निकाल रहा है कि क्या इन टैरिफ प्लानों से किसी प्रकार का भारत को कोई नुकसान हो सकता है। प्रवेश, बात करें कुछ दिनों पहले की, तो विपक्ष ने ये आशंका जताई थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा टैरिफ लगा सकते हैं। उनकी वो आशंका कहीं ना कहीं सत्य साबित हुई है, और 25% टैरिफ लगने के बाद सेंसेक्स, निफ्टी, पूरा बाजार धराम हो गया है, और रुपया भी जो है वो बिल्कुल निचले स्तर पर आ गया है। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों से आपकी कोई बात हुई? क्या कहना है उनका इस पूरे विषय पर? देखिए, सीधे तौर पर मैं बता दूं कि लोकसभा के जो विपक्षी नेता है राहुल गांधी, उन्होंने सीधे तौर पर ये सदन में खड़े होकर भी कहा था और मीडिया से भी बातचीत करते हुए कहा था कि बहुत जल्दी अमेरिका भारत पर दबाव बनाएगा और एक अतिरिक्त टैरिफ प्लान को जो है लागू करेगा, और बहुत जल्दी आपको देखने को भी मिलेगा। और ऐसा लगता है जो बातें उन्होंने कही थी वो कहीं ना कहीं सत्य भी हो गई है, देखने को मिल भी रही है। और मैं आपको बता दूं, भले ही 25% टैरिफ प्लान लगने से भारत में थोड़ा शेयर मार्केट में हलचल जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन साफ तौर पर मैं बता दूं कि पीयूष गोयल ने ये इस बात को बोला है कि भारत एक उभरता हुआ भारत है और कई प्रकार के व्यापार वो कर रहा है, और उसमें किसी भी प्रकार की ऐसी तुलनात्मक करना जल्दबाजी होगी। और देखने वाली बात है कि शेयर मार्केट जरूर धड़ाम हुआ है, लेकिन भारत उससे जो है बहुत जल्दी सक्षम है, उससे उड़ जाएगा, निकल जाएगा और धीरे धीरे उसी तरीके से व्यापार करेगा जिस तरीके से वो अपनी व्यापार नीति पर चलता है। प्रवेश, 25% ये जो टैरिफ लगा है, इसमें क्या कोई उम्मीद लग रही है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में कुछ ऐसी बातचीत हो जिससे टैरिफ में कोई चेंज दे सकती है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो 1 अगस्त से उसको लागू करने की बात कर दी है और साथ ही साथ पेनाल्टी लगाने की भी बात करी है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पहले ये टैरिफ प्लान जो है 25 अगस्त के आसपास लागू होने की बात सामने आ रही थी, और इसमें थोड़ा तो समय था, लेकिन बाद में ये खबर आई कि जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बयान दिया सोशल मीडिया में, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो व्यापार की दृष्टि से देखें तो भारत, चीन और रूस तीनों ही जो है व्यापार की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो अमेरिका ने भी ऐसे कई टैरिफ प्लानों को कई सालों तक झेला है, और अमेरिका
पिछड़ा भी है। लेकिन अब अमेरिका आगे बढ़ रहा है और अमेरिका जब खुद ऐसे टैरिफ प्लानों को झेल सकता है या झेला है, तो अब अन्य देशों पर लगाकर एक अमेरिका को सक्षम या ये कहे हॉट अमेरिका बनाने की दिशा में उन्होंने कदम उठाया है। उनका कहना है, सोशल मीडिया पर उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा है कि अमेरिका को और सक्षम बनाने के लिए ऐसे टैरिफ प्लान को लागू करना बहुत अति आवश्यक है। लेकिन वहीं मैं आपको बता दूं कि भारत की तरफ से ये 25 अगस्त को लागू होने थे और आज पीयूष गोयल मंत्री ने साफ तौर पर यह आशंका जताई है कि अभी द्विपक्षीय देशों से बातें होंगी, आपसी वार्तालाप होगा और इसमें संभव है कि अगर कोई गुंजाइश है तो ये बदल भी सकता है। लेकिन फिलहाल ये कहना अभी संभव नहीं है कि इसमें वाकई में ही कोई गिरावट देखने को मिलेगी। प्रवेश, एक प्रश्न थोड़ा इससे अलग पूछना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का जो पाकिस्तान प्रेम है वो कुछ ज्यादा उजागर हो रहा है। इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाता है और उनके साथ डील साइन करता है। क्या ये एक चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर मैं बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है कि रूस से जो देश संबंध कर रखेगा या ये कहिए कि उसकी तरफ ज्यादा झुकाव रखेगा तो उस देश पे कहीं ना कहीं अमेरिका के जो पाबंदी आपको देखने को जरूर मिलेगी। और अपनी भारत की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका खुलकर भारत का समर्थन नहीं करता है, लेकिन पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बचाने की या ये कहें कि उसको उठाने की कोशिश जरूर करता है। अमेरिका की तरफ से बयान दिया गया था कि भारत ने रूस को इस समय हथियार सप्लाई करे हैं, उसको व्यापार करा है, उसकी जो है एक तरीके से कहे तो आर्थिक दृष्टि से बढ़ाने का काम किया है और उसी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति ने शायद ये टैरिफ प्लान जल्दबाजी में लागू किया है। चलिए, आने वाले समय में ये देखना पड़ेगा कि भारत क्या स्टैंड लेता है इस पूरे घटनाक्रम पर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश, पूरी जानकारी के लिए। कक्षा नहीं, जुल्मगाह है ये। यहाँ किताब होनी चाहिए थी, वहाँ कोड़े बरस रहे हैं। जहाँ दुआओं की गूंज होनी थी, वहाँ बच्चों की चीखें सुनाई पड़ रही हैं, जिसे सुनकर आप भी विचलित हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के मदरसे में मासूमों पर जुल्म का एक वीडियो वायरल हुआ है। महाराजगंज के निचलौल से वायरल यह वीडियो रूह कपाने वाला है। वीडियो में सिर्फ एक शिक्षक की बेरहमी नहीं दिख रही है, बल्कि तालीम की उस सोच पर सवाल खड़ा हो रहा है जहां डर के साए में शिक्षा दी जा रही है। वीडियो मदरसा अरबिया अजीमिया मजहरुल उलूम का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि शिक्षक मौलाना खालिद अली बच्चों को कतार में खड़ा करता है, मुर्गा बनाता है और फिर उन पर एक एक कर छड़ी से हमला करता है। बच्चों की चीखें, उनकी सिसकियां और खौफ से थरथराते चेहरे, ये सब कैमरे में कैद हो गया। यह दृश्य किसी स्कूल का नहीं बल्कि किसी यातना शिविर का आभास दिलाता है। जिस उम्र में हाथों में किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में पीठ पर छड़ी के निशान दिए जा रहे हैं। सवाल ये नहीं कि घटना क्यों हुई, सवाल ये है कि ऐसे शिक्षक अभी तक कैसे बच्चों के बीच में हैं। क्या यही हमारे समाज का तालीमी चेहरा है? क्या डर और दहशत से ये बच्चे अच्छे इंसान बन पाएंगे या फिर से जख्म उनके मन मस्तिष्क पर हमेशा के लिए एक दाग छोड़ जाएंगे? प्रशासन को न इस मामले में तत्काल कदम उठाना चाहिए, सख्त कदम उठाना चाहिए, बल्कि शिक्षा की आड़ में जुल्म का जो पाठ पढ़ाया जा रहा है, आइए उसको सुनते हैं। मेरा नाम खालिद अली है, सहायक अध्यापक आलिया हूँ, मदरसा अरबिया अजीजिया मजहरुल का टीचर हूँ। बच्चों को 15 दिन पहले आगाह कर दिया गया था कि बाल अपना छोटा करा लें और बड़ा बाल ना रखें, तो 90% बच्चों ने बाल कटवा लिया था। कुछ बच्चे जो शरारती टाइप के हैं वो नहीं कटवा पाए थे, तो उनको हल्की सज़ा दी गई ताकि वो बाल कटवा लें और कानून सबके लिए बराबर रहे। जो छड़ी से मारा जा रहा है, वो बच्चे पढ़ाई के टाइम में बाहर जाते थे, गार्जियन उनके शिकायत करते हैं, टेलीफोन करते हैं, हमारे बच्चों को दिक्कत होगी तो जिम्मेदारी आप लोगों की होगी, तो पकड़ के लाए गए। उसके बाद उनको आरोपी शिक्षक ने तो अपनी बात कह दी। अब देखते हैं कि वहां के प्रिंसिपल मौलाना अनवार का क्या कहना है। मेरा नाम अनवार अहमद खाम है, प्रधानाचार्य के पद पर इस मदरसे में हूँ। जो संज्ञान में आ रहा है कि लड़कों को मारा जा रहा है, बाल काटा जा रहा है, तो जो हमारी प्रबंधकीय कमेटी है उसको बुला करके इसकी जांच की जाएगी और गहन जांच की जाएगी। जो कसूरवार हैं या जिनके द्वारा ये काम किया गया है सज़ा वाला, उनको जो है इस पर आगाह किया जाएगा कि ऐसा फिर कभी ना करें और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। हमारे संवाददाता ने वहां के प्रबंधक आबिद अली से भी बात की। देखिए उनका क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम पर। मेरा नाम है आबिद अली।
किस पद पर हैं आप? मैं यहाँ मैनेजर की पद पे हूँ। मैं जिस शिक्षक और जिसने ये किया है उसको बुला करके पूछूंगा और पूछने के बाद अगर गलती है तो उनको जो है दंडित किया जाएगा। आपने सुना कि मदरसे के लोगों ने अपने अपने स्तर पर क्या सफाई दी। पूरे मामले पर नज़र रखने वाले महाराजगंज के हमारे संवाददाता मोहम्मद असलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या है पूरा घटनाक्रम, पूरा मामला क्या है, आपने तफसील से बताइए जरा अपने दर्शकों को। पंकज जी, मैं आपको बता दूं कि जैसा ये वीडियो वायरल हुआ है और ये इस मौलाना का जो बर्बरता भरा ये वीडियो वायरल हुआ है, पहले मौलाना के बारे में मैं बता दूं आपको। ये जो मौलाना है यहाँ के बड़े बड़े रसूखदारों के बीच उठता बैठता है और इसके पहुंच बड़े बड़े लोगों में है, जिससे इसके ऊपर न कानून का कोई फर्क पड़ता है न ही समाज के कोई दबाव रहता है। जालिम मौलाना की बर्बरता की कहानी और गवाह बनी है निचलौल मदरसे की दीवारें। जिस मदरसे को शिक्षा की मंदिर कहा जाता है, शिक्षक की छड़ी की गूंज से मदरसे के अंदर एक ऐसी गूंज उठी जो चीख चीख के ये कह रही थी कि हमें न्याय दो, लेकिन प्रबंधक और प्रिंसिपल वहीं मुख्य दर्शक बने रहे, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। जब वीडियो वायरल होता है तो ये लोग अपनी सफाई दे रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि ये मौलाना इतना बड़ा क्रूर और जालिम है, प्रेयर के टाइम बच्चे लाइन में खड़े थे, उसी दौरान इसने बच्चों के बीच से कैंची लेकर बाल काट दिया। उस पे जब आवाज उठा, उस पर भी मौलाना और प्रबंधक और प्रिंसिपल ने मौलाना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। अब तो लोग ये मान कर रहे हैं कि इस क्रूरता पे मौलाना को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन आलम, जब मौलाना इतने क्रूर हैं ये शिक्षक, तो वहां के प्रबंधक और प्रिंसिपल ने उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? वो तो कह रहे मैं भी जांच करूंगा, देखेंगे कि मामला क्या है। इतनी सब घटना वायरल होने के बाद भी ऐसा उनका वक्तव्य आ रहा है। जिस जगह मौलाना बच्चों के ऊपर बर्बरता कर रहा है, छड़ी बरसा रहा है, उसी जगह प्रिंसिपल का ऑफिस है और प्रिंसिपल भी क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? मामला प्रबंधक के संज्ञान में गया लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? कार्रवाई तो होनी चाहिए थी, लेकिन ये लोगों का कहीं न कहीं मौलाना से साठगांठ है। कमेटी के लोग भी इसमें मिले हुए हैं, नहीं तो कार्रवाई अब तक हो जानी चाहिए। तो पता नहीं वीडियो कल का है, परसों का है, एक हफ्ता पुराना है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद, मीडिया के संज्ञान में आने के बाद वो कह रहे हैं कार्रवाई नहीं किया है। वीडियो में देखने के बाद उनको तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी। आलम, ये वीडियो वायरल हुआ तो जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स, उनके माता पिताओं ने कोई कंप्लेन या पुलिस प्रशासन के पास कोई मुकदमा या कंप्लेन की क्या? जी, एकदम अहम सवाल है। देखिए, मुसलमानों की जो शिक्षा का स्तर है वो एकदम निचले स्तर का है। मुसलमान अपने बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए ऐसे मदरसों में भेजते हैं कि जहां उनको फीस ना देना पड़े। जो इमदाद के मदरसे चलते हैं, उसी इमदाद के मदरसे में ये हॉस्टल में रह के बच्चे पढ़ने वाले हैं। इनकी आय इतनी नहीं है कि ये कहीं कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ा सके। तो आर्थिक स्थिति और माली हालत खराब होने की वजह से वो बच्चों के पेरेंट जो है अभी तक खुल के कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ, लेकिन लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, मदरसे पे भी कर रहे हैं और मदरसे के मौलाना के ऊपर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। जिस तरह से ये वीडियो और वो वाकया बच्चों का बाल काटने का सामने आया, मौलाना खालिद के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं लोग। आलम, आज आपने एक बहुत बड़ा विषय उठा दिया कि ये उन परिवारों के बच्चे हैं जो पैसे खर्च नहीं कर सकते, प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को नहीं भेज सकते, मजबूरी में उन्होंने इनको मदरसे में भेजा है। तो मदरसे तो वो होते हैं जहाँ पर धर्म की शिक्षा और दीक्षा दी जाती है। मेरा मानना है कि ऐसे में जो वहाँ के शिक्षक हैं उनको तो इन बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्यार और अपनेपन से शिक्षा देनी चाहिए। इसके बाद उनका ये बिहेवियर और उनका ये तरीका है पढ़ाने का, तो निश्चित तौर से वो मानसिक बीमार है फिर वो शिक्षक, मेरे हिसाब से। आपका क्या कहना है इस पे? जी, इस पे मैं आपको एक हदीस बताता हूँ। हमारे नबी जो थे वो जब नमाज पढ़ाया करते थे, उनकी नमाज से उनके पीठ पे बैठ जाते थे। बच्चों की बात मैं बता रहा हूँ, पीठ पे बैठ जाते थे और जब तक वो रुकू से उठते नहीं थे जब तक नमाज से उतर न जाए।
ये शिक्षा इस्लाम का है कि बच्चों से किस तरह प्यार करना चाहिए, लेकिन ये बर्बरता जो कर रहा है मौलाना, ये क्रूर है और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मौलाना कोई शिक्षक नहीं है। आप एक वीडियो देखे होंगे, ये कैंपस में टहल रहा है, ऐसे छड़ी लेके चल रहा है जैसे किसी जेल का जेलर माना जाए इसको। चलिए आलम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी खबर पे जानकारी देने के लिए। अब चलते हैं वाराणसी, जहां एक मौलाना ने इलाज के बहाने महिला के साथ घिनौनी हरकत की। बाद में उसने न केवल महिला और उसके बच्चों का धर्म परिवर्तन करा दिया, बल्कि तरह तरह के जुल्म किए। महिला का आरोप है कि जादू टोना कर मौलाना ने पूरे घर को वश में कर लिया था। सिगरा थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने बताया कि कुछ साल पहले बीमार बेटे को किसी डॉक्टर से राहत न मिलने पर, किसी के बताने पर वो डॉक्टर नईम कादरी शेख के राहत दवा खाने में। कुछ दिनों बाद मौलाना घर आने जाने लगा और परिवार के सदस्य की तरह हो गया। वह इलाज के नाम पर नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोशी हालत में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। अचानक एक दिन मौलाना ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। उसने बेटी का निकाह मुस्लिम लड़के से कराने का दबाव बनाया। घर के सदस्यों ने इसका विरोध किया तो मौलाना ने पति को मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी। महिला ने बताया कि जुल्म की इंतहा तब हो गई जब वो परिजन के साथ सिगरा थाने पहुंची और तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर डॉक्टर नईम कादरी को गिरफ्तार कर लिया। दवाखाना के नाम पर मौलाना सालों से दुकान चला रहा था। दवाखाने की आड़ में न केवल महिलाओं का शोषण कर रहा था, बल्कि धर्म परिवर्तन भी करा रहा था। क्या कहना है इस पीड़ित महिला का, आइए सुनते हैं। डॉक्टर नईम कादरी एक हैं, नई सड़क पे रहते हैं। हमारी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से हमको उन लोगों के साथ जुड़ना पड़ना। वो एक बाबा हैं और उनका काम है लोगों को बहला फुसला के अपनी तरफ रखना। मेरे साथ भी उन्होंने यही सब कुछ किया, बहला फुसला के हमें खिला पड़ा कर कुछ दवाइयों के ज़रिए और कुछ अपने काम मतलब पूजा पाठ के ज़रिए से अपने पास रखा और मेरे घर पे आके मेरे साथ गलत करते थे। कितने साल से गलत करते थे? करीब ये हो गया 10-15 साल। 10-15 साल से आप लोग साथ में थे? हाँ, आते थे हमारे साथ, हमें कुछ खिला पिला देते थे, मतलब मेरा माइंड ब्रेन वॉश कर देते थे वो। और कितना इंजेक्शन लगाते थे जिसमें हमें होश नहीं रहता था, हमें नींद आता था, हम बेहोशी की हालत में हो जाते थे। और उस समय जब हमको होश आता था तो पता चलता था कि ये क्या हुआ, तो बोलते थे कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, सब ठीक है। इसी तरह करते रहे। और अब आप बोल रहे हैं क्या कि अब तुम लोग धर्म परिवर्तन करो। मेरी बेटी को निकाह कराने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी बेटी का आधार बनवा लो खान लगाकर। पूरे घटनाक्रम पर वाराणसी से हमारे संवाददाता प्रहलाद गुप्ता हाथ में जोड़ रहे हैं। प्रहलाद, सुन रहे हैं आप? प्रहलाद, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी। ये क्या मामला है पूरा? ये मौलाना धर्म परिवर्तन भी कराते थे और उनके ऊपर इतना बड़ा ये आरोप लग रहा है, क्या है पूरा मामला, आपने जानकारी की है? जी देखिए, ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी यानी सिगरा थाना क्षेत्र का मामला है। इस मौलाना का नाम है नईम कादरी। काशी में इस्लाम की आड़ में धर्मांतरण गिरोह चलाने वाला सबसे नया नाम। छांगुर बाबा की तरह नईम कादरी भी लोगों का माइंड वॉश कर धर्मांतरण का दबाव डालता था। तो सिगरा इलाके में ये मौलाना अपनी आधी उम्र की एक हिंदू बेटी पर धर्मांतरण कर निकाह करने के लिए दबाव डाल रहा था। वहीं लड़की के परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दूसरी चीज, वाराणसी मौलाना के ऊपर शारीरिक शोषण का आरोप लगा है। परिवर्तन, धर्म परिवर्तन कराकर खतना कराने और निकाह कराने का आरोप लगा है। वाराणसी के मौलाना ने जिस तरह से ये हरकत किया है, ये साफ तौर से महिला का ये आरोप है कि लगभग 10 वर्षों से इनके साथ ये जुड़ी थी। कुछ जादू टोना ये करते थे
और इनके कुछ सुविधा अनुसार किसी के कहने पर इनके यहाँ गई थी। और उसके साथ साथ जब वो एक जादू टोना करने लगे और लगातार सभी परिवार के लोगों के सदस्यों को वश में कर लिए। और यह आरोप है महिला का कि ये लगातार कुछ न कुछ खिलाकर कुछ न कुछ करके ये जब मेरे घर पे किसी के न रहने पर हमेशा शारीरिक संबंध बनाते थे। जब होश में आती थी और होश में आने के बाद जब उसका विरोध करती थी और उसके साथ साथ फिर उसको वश में कर लिया जाता था। तो ऐसे तरीके से लगभग 10 वर्षों से ये मामला बता रही है। और अब जब इसका जो है कि बेटी जब घर में आके कपड़े उतार के अर्धनग्न अवस्था में सोने लगा और परिवार को जो है कि एक दूसरे में मतभेद कराने लगा, महिला के बेटा बेटी में आपस में पति पत्नी में मतभेद कराने लगा, तो ऐसे में लोग इसका विरोध करना शुरू किए। तो फिर इसके द्वारा जबरदस्ती बेटी का निकाह कराने की बात कही गई, लड़के का खतना कराने के बाद कहा गया। और ऐसे में तो जबरदस्त इसका विरोध किया गया। तो पति को जो है कि घर में जो है कि उस महिला को मारा पीटा गया। फिर महिला का पति जिस जगह काम करता था उस जगह पे पहुंच गया, उसकी जगह पे पहुंच के मारने लगा, मारपीट करने लगा, धमकियां देने लगा। तो उसके बाद इस सबसे आगे जाकर प्रहलाद, ये पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। मौलाना के खिलाफ ये पहली बार कोई कंप्लेन आई है या इसके पहले भी इसके खिलाफ कुछ कंप्लेंट्स आ चुकी हैं? जिस तरीके की इनकी हरकतें हैं निश्चित तौर पे पहले भी कुछ ना कुछ शिकायतें हुई होंगी इनकी। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक तो मौलाना का ये पहला मामला सामने आया है और महिला का ये आरोप है कि इनके ये जो है कि कई मामले हैं, लेकिन इस मामले को दबा दिया जाता है, कुछ पैसे दे के दबा दिया जाता है। फिलहाल महिला को भी जो है कि कल तक जो है कि पुलिस और तमाम लोगों के बीच जो है कि दबाने की बात की जा रही थी, लेकिन महिला उससे पीछे नहीं हटी। महिला अपना न्याय के लिए गुहार लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराई है, जिसमें गंभीर मामलों में दर्ज कराया गया है मुकदमा। 161 का बयान पुलिस ले चुकी है और आज 14 दिन के न्यायिक हिरासत में उस मौलाना को भेजा गया है, जिसमें मजिस्ट्रेट ने यह साफ तौर से 164 के बयान के आधार पर एक मेडिकल जांच कराने का आदेश दिया है, ताकि ये रेप की पुष्टि हो सके, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, ताकि सच्चाई सामने आ सके। जैसा कि बताया कि पुलिस ने 161 में बयान कराया, तो पुलिस कड़ाई में मौलाना ने कुछ कबूला है अपनी तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए कि अभी फिलहाल 161 के बयान के बाद पुलिस मौलाना के घर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है मौलाना को और उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। और अभी तक जो है कि फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। हर तरीके से महिला का मामला है, उसमें जो है कि महिला पुलिस और कई टीमें गठित की गई है, जो फिलहाल धर्म परिवर्तन का सबसे बड़ा मामला बताया जा रहा है और उसमें रेप का भी मामला बताया जा रहा है। तो कई चीजें मिलकर जो है कि सामने आ रही है। फिलहाल कई संगठन भी जो है कि जुड़ गए हैं इस मौलाना के विरोध में। हिंदू संगठन सामने आ गए हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, जिसे प्रशासन अब सख्त हो गई है और कड़ी शिकंजा कसी है और अपने आप से कानूनी कार्रवाई सजा दिलाने के लिए हर एक भरसक कोशिश कर रही है। और जो भी जांच में जिस तरीके का जो साक्ष्य सामने आएगा उस हिसाब से चार्जशीट दाखिल किया जाएगा और उसको। चलिए प्रहलाद, आपने पूरी घटनाक्रम बताया। अब इस घटनाक्रम से अलग एक प्रश्न आपसे करना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का दौरा है आने वाले 1-2 दिनों में, उसको लेके क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब भी काशी आते हैं और काशी की जनता के लिए हर एक बार हर एक नई सौगात लेकर आते हैं। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि 2 अगस्त को इनका जो है 91वां दौरा है, जिसको लेकर पूरी तैयारी जोरों शोरों से है। ऐसे में हम आपको बता दें कि ये जो कई परियोजनाओं का जो है कि ये तैयारी है, कई परियोजनाओं का जो है कि शिलान्यास करेंगे। और आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। चलिए, कुल मिला के बहुत अच्छा जानकारी दी प्रहलाद आपने। आप जो प्रधानमंत्री का दौरा हो तो उस पर नज़र बनाए रखिएगा। उन दिन फिर हम आपसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि प्रधानमंत्री के दौरे में किन किन परियोजनाओं पर उन्होंने बात करी और क्या क्या वाराणसी वालों के लिए दिया उन्होंने। आज का आपका शहर आपकी खबर में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार।